बच्चों के ब्रेन पे इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी से मिलता जुलते जो आज वीडियोस देखे थे हमने, वहीं पे आज बात करेंगे। सो थोड़ी सी स्टार्टिंग की जो भूमि रेखा रखना चाहूंगी पहले। आज से 30 साल पहले हम लोग कहाँ थे? हम लोगों का माहौल बहुत अलग होता था। पहले हम लोग खेलते कूदते थे, बच्चे बाहर मैदानों में जाते थे। और ज्यादा से ज्यादा मतलब जैसे गिल्ली डंडा के गेम हो गए, या फिर ये तो जो एक तरीके से कम्प्लीटली खत्म ही हो चुके हैं। आ, यहाँ पे आप मैंने स्क्रीन पे बहुत सारे ऐसे गेम्स डाले हैं जो हम लोग पहले खेला करते थे। अच्छा, पहले ये भी होता था कि ना, पेरेंट्स हम लोगों को, हम लोग गिर भी जाते थे, आके चोट खा के बैठ भी जाते थे ना पेरेंट्स के सामने, तो हाँ यही होता था कि चलो डांटेंगे ही तो सही। अगले दिन फिर हम वापस से उस मैदान में जाके खेलते थे। लेकिन आज क्या सिनारियो हो गया है, धूल मिट्टी में भी जब बच्चा जाता है ना, हम डरते हैं, अरे तुम वहां से कोई वायरस या बैक्टीरिया तो कैच नहीं करके ले आओगे। तो उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है कि आज की जो लाइफस्टाइल है वो कंप्लीटली चेंज हो गई है 30 साल के मुकाबले। ऑब्वियसली बीमारियां इस तरीके से बढ़ रही हैं, तो पेरेंट्स भी उतने ही ज्यादा अपने बच्चों को लेकर उतने ही ज्यादा जागरूक हो रहे हैं कि कैसे हम हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को सेव करके रख सकें। तो उसी पे मैं आपसे अब बात करना चाहूंगी। जैसे कि हमने देखा था कि आजकल जब रेडिएशंस हो गया, पहले तो क्या था कि जस्ट एक वॉकी टॉकी आता था। बाद में शुरू हुआ क्या, बाद में शुरू हो गया कि आप लोगों को हेडफोन्स शुरू हो गए। कैसेट पे आप गाने सुनते थे पहले, जहाँ पे कि बहुत कम चीजों में ऐसे रेडिएशन से आप रूबरू होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, डायरेक्टली एयरपॉड्स, हेडफोन्स। और अब तो ये एक अनदर वर्ल्ड ही आ चुका है, जो कि हम बोलते हैं कि रेडियो, जो विजुअल फैक्टर जो आ जाता है, यूवी फैक्टर में, वहां पे हम लोग देखते हैं। ये सब चीजें कैसी हो गई हैं कि ना, बच्चों को हम लोग पूरे वर्चुअलाइजेशन में लेके चले गए हैं। अब बात करते हैं रेडिएशन पे। तो नेचुरली, हाँ नेचुरली भी हमारी जो अर्थ है, ये एक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये भी रेडिएट करती है, लेकिन वो एक बहुत सीमित मात्रा में होता है, जो कि ह्यूमंस को उतना इफेक्ट नहीं करता है, उतना ही रहता है जो रिक्वायर्ड है। लेकिन आप आज के जमाने की बात करेंगे तो हम जो अर्बन एरियाज में अब रहते हैं, कुछ इस तरीके का जाल हमें दिखता है आपको। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके के जाल में हम रहते हैं। तो जितने भी अर्बन सिटीज हैं यहाँ पे, 3000% के हिसाब से जो ईएमएफ लेवल का एक्सपोजर बढ़ा है। ये एक इट्स एक्चुअली आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस कि इतने ज्यादा रेडिएशंस के बीच में हम लोग अब रह रहे हैं। अभी पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते थे ना, जो 1997 की रिपोर्ट दिखाई थी मैंने आपको यहाँ पे, कि 3000% के हिसाब से बढ़ा था। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, दिस शोज कि बिलियंस में, क्वाड्रा ट्रिलियंस में जाके ये बढ़ चुका है। और ये तो सिर्फ 2014 की रिपोर्ट है। अब अगेन यहाँ पे 2000 से लेकर अभी कितने साल और हम आगे आ चुके हैं। तो अभी चल रहा है 2025। अब आप सोच लीजिए हम लोग कहाँ हैं, क्या स्थिति है हम लोगों की, विच इज थिंकेबल थिंग राइट नाउ। अब मैंने लास्ट टाइम भी खैर बात की थी इसके ऊपर, बट इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं इसके बारे में एक बार वापस से यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोगों के आयनाइजिंग आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं और एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। अभी आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में। हाँ सॉरी, आयनाइजिंग रेडिएशंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे मेडिकल एक्सरेज या फिर रेडियो सोर्सेस। अभी ये कैसी होती हैं, ये वाली जो सेक्शन होता है रेडिएशन का, ये बहुत ज्यादा घातक होता है। यानी कि ये सिर्फ मेगा हर्ट्ज में या गीगा हर्ट्ज में नहीं चलता है, ये काफी ट्रिलियन हर्ट्ज या फिर बिलियन हर्ट्ज में जाता है। तो दिस इज समथिंग, ये मतलब ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं कि एक बार में रेडिएशन जो 100 के इस पे घूमता है, वो रेडिएशन यहाँ पे बिलियन टर्म्स तक वो जाता है यहाँ पे। तो ये बहुत ज्यादा घातक होता है। आपने देखा भी होगा जब भी हम लोग एक्सरे के रूम में जाते हैं, तो वहां पे एक अलग तरीके का कोट होता है, जो जो पर्सन एक्सरे निकालता है, और जो क्योंकि उसको एक अलग ही तरीके का कोट दिया जाता है ताकि उसको भी वो रेज हार्म ना करें। तो सिमिलर वे, ये वाले जो रेडिएशंस होते हैं, या फिर रेडियो एक्टिव या फिर न्यूक्लियर रेडिएशंस जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, डीएनए तक को ये डैमेज कर सकते हैं। तो
जनरली इस आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसी में जो आते हैं वो लोग जैसे हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा रेडिएशन वाला फैक्टर हो गया, भाभा रिसर्च एंड एटॉमिक सेंटर हो गया, या फिर इस तरीके के जहाँ पे अनुसंधान होते हैं, वहाँ वहाँ पे ये आयनाइजिंग आयनाइजिंग रेडिएशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। अभी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कैसा होता है, जो हम लोगों के घर में एसी पावर के थ्रू जो करंट आता है आपके घर में, जहाँ पे आपने देखा भी होगा, जो ग्रिड्स होती हैं पूरी इलेक्ट्रिसिटी की, वो थोड़ा कोशिश करके दे कीप इट आउटसाइड द प्लेस। तो वो ऐसा क्यों होता है कि बाहर रहता है, उसका भी हम रीजन देखेंगे कि वहां से कितना फ्रीक्वेंसी निकलती होगी उस जगह पे, कि वो हैजार्डस रहती है, इसीलिए उसको थोड़ा सिटी से बाहर रखा जाता है उस ग्रिड को। सिमिलर वे में आप देखेंगे रेडियोस, टेलीविजन, सेल फोन्स, माइक्रोवेव ओवन, वाईफाई राउटर, ये तो कुछ चीजें ही हैं जो मैंने यहाँ पे बताई हैं अभी आप लोगों को। अभी इसी तरीके से मैं आपको जस्ट इतना बताना चाहूंगी, अभी कुछ पॉइंटर्स टच करूंगी जहाँ पे कि जहाँ पे कि मैं ये बताना चाहूंगी किस तरीके से हमारे मोबाइल फोन्स आजकल यूजेज में आ रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि मैं बात कर रही थी अभी तक आपसे कि कितना रेडिएशन होता है, क्या होता है। अभी मैं इससे पहले आपको जस्ट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि देखिए हम लोग पहले तो कैसा होता था ना, एक फोन यूज होता था घर के अंदर। पहले टेलीफोन्स होते थे, टेलीफोन से शिफ्ट करके हम लोगों ने मोबाइल फोन पे यूज किया, और अब क्या हो गया है, मोर देन 8 बिलियन मोबाइल फोन्स ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड में यूज हो रहे हैं। और अगर आप ये देखेंगे कि कितने गैजेट्स यूज कर रहे हैं हम, दैट इज समवेयर अराउंड 20 बिलियन गैजेट्स, वायरलेस ट्रांसमिटिंग डिवाइसेस, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, अभी जो करंट सिनेरियो है दैट इज लाइक कि 1:3.5, यानी कि एक पर्सन 3.5 डिवाइसेस या गैजेट्स के थ्रू रूबरू होता है जहां रेडिएशन उसको इम्पैक्ट करता है। लेकिन ये प्रिडिक्ट किया गया है एज पर WHO कि इन अनादर बाय 2030 ये इंक्रीज होके 1:10:8 की 8.8 के करीब हो जाएगा। तो आप सोचिए, एक पर्सन 10:8, अगेन मैं बोल रही हूँ आपको, यानी कि इतनी ज्यादा डिवाइसेस और गैजेट्स से रेडिएशन के थ्रू आएगा। और यही रीजन है कहीं ना कहीं कि आजकल जो बीमारियां हो रही हैं वो बढ़ती जा रही हैं हम लोगों के इसमें। अब मैंने आपने तो बोला कि ठीक है फोन की ही तो बात है, क्या हो गया, फोन तो चलो हम कहीं ना कहीं अवॉइड भी कर सकते हैं, पर कैसे अवॉइड करेंगे? टेलीफोन्स तो एक इंसान के पास आजकल 3 फोन्स तो मिनिमल हो ही चुके हैं। जनरली हम लोग सभी यहाँ पे बिजनेस बिजनेस रन करते हैं, हम लोगों के पास 2 से 3 फोन तो ऐसे ही रहते हैं। एक पर्सनल फोन हो गया, 2 बिजनेस के लिए फोन हो गए हमारे, या फिर दूसरा घर में बच्चे के देने के लिए फोन हो गया। जो कि मैं जिस पॉइंट पे बहुत बड़ी बात करना चाहूंगी अभी आगे जाके, उस पे मैं उस पॉइंट को अभी रोकती हूँ। बाकी हाँ, टेलीविजन्स आजकल हम लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज है हर किसी को कि स्मार्ट टीवी होना चाहिए, बड़ी स्क्रीन का टीवी चाहिए। तो क्या वो टेलीविजन कोई रेडिएशन क्रिएट नहीं करता है? जो एक्सटेंशन कॉर्ड्स होती हैं, इंडक्शन कुकर हुआ, ईवी कार्स, अब तो पहले तो चलो पेट्रोल या डीजल से ही गाड़ियां चलती थी, अब तो नया चीज और आ गया है कि यू हैव टू चार्ज योर कार्स एंड आप आराम से जा सकते हैं। ईवी कार्स हो गए, ईवी टू व्हीलर्स हो गए, तो उनके भी अलग से एक चार्जिंग पॉइंट्स बन गए। दूसरी चीज हुई लैपटॉप। अब ऐसा तो होता नहीं है कि देखिए, मैं खुद भी अगर बोलूंगी तो जनरली बहुत से लोगों को देखते हैं तो फोन तो रहेंगे, लैपटॉप एक रहेगा, एक टैब रहेगा उनके पास, इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे जितने भी दिए हैं मैंने, ऐसी चीजें तो रहती हैं। और वाईफाई राउटर तो किसके घर में नहीं होगा? कितनी परेशानी वाली चीजें हैं कि हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे से इन रेडिएशंस में घिर चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगी। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मिस्टर सैम के बारे में, दिस इज नॉट सैम सिया, और हम लोग सैमन लो के बारे में बात नहीं करेंगे। दिस इज एक्चुअली एक मैनीक्वीन थी जिसको क्रिएट किया गया था 1993 में। एंड इसका एक्चुअल में इनका इस दिस सैम स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंथ्रोपॉर्मिक मैन। तो ये जो मैनिक्विन थी इसका नाम दिया था ये। और दिस दिस वाज एक्चुअली अ वेरी लार्ज मैन, यानी कि इनकी हाइट भी जो बनाई थी, सिंस इट वाज अ मैनिक्विन, इसकी हाइट थी 6 फीट 2 इंचेस, और 100 केजीज का था, और अराउंड 11 LBS का हेड था, मतलब इतना भारी हेड था इसका। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, अ, जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी देखा था कि फोन यूज करने से कैसे होता है कि हम लोग बोलते थे कि चलो गर्म हो रहा है हिस्सा, यही चीजें बात की थी हमने। आज मैं उस पर थोड़ा सा और लाइट डालना चाहूंगी आपको कि जो इम्पैक्ट
एक इतने बड़े आदमी के सर पे पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा इंसान है, लेकिन वही इम्पैक्ट क्या सेम मुझे भी पड़ेगा? मैं तो उसके सामने अगर आप देखेंगे तो मैं उसकी एक तिहाई हिस्सा ही हूँ। और मेरे साथ के साथ अगर आप बोलेंगे तो जो मुझसे और छोटे बच्चे हैं, यानी कि आप सीधे हम लोग लेते हैं 10 ईयर ओल्ड से जो छोटे बच्चे आते हैं उन पे क्या और ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा? क्या हम उन लोगों को फोन नहीं दे सकते? आजकल हम लोग बहुत दे देते हैं, फ्री रहते हैं, बिजी हैं हम लोग कहीं। हम लोगों को बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, चलो आप फोन ले लो, बहुत जिद करेगा तो देना ही पड़ता है। तो उसी के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे क्लिप दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से सेल फोन रेडिएशन जो होता है एक एडल्ट ब्रेन कितना एब्जॉर्ब करता है, और एक छोटे बच्चों का जो ब्रेन होता है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है। जैसे हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि हमारा ब्रेन, ब्रेन छोड़िए, हमारी बॉडी जो है एक्चुअल में 70% वाटर है। ब्रेन में जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है, ब्रेन इज बिगेस्ट पार्ट जहाँ पे पानी का बहुत यूज होता है। तो जब हम लोग हमारे बॉडी को एक्सपोजर में लाते हैं इतना ज्यादा हीट के, तो होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो हम लोगों के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप में घर्षण करने लगते हैं, और वो जो घर्षण होता है उससे हीट जनरेट होती है, और जो रीजन होता है कि हम बोलते हैं ना गर्म हो गया या लाल हो गया हमारा ये हिस्सा, तो वो एक सबसे बड़ा रीजन होता है यहाँ पे आ, कि किस तरीके से रेडिएशन इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको यही दिखाती हूँ यहाँ पे पहले इसके इस वीडियो के माध्यम से, देन हम आगे बात करेंगे। Goes into creating this, and here is what it looks like after a period of 6 minutes. That's really not as bad as it might look, because you see the red area only gets partway through the eye of the adult, right? The one that we're really concerned about is this one with the young child. And this is a 3-year-old brain that we modeled. And you see that by the end of that 6-minute call, the pink radiation, yellow and red, is getting all the way into almost both eyes. तो आपने देखा ये वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से ये हम लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। एक माइंड जो जो स्कल जो हम लोग बोलते हैं कि बहुत हल्का होता है, बच्चों का छोटा होता है स्कल, और वो बहुत इजीली रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है। रीजन यही होता है कि उनका स्कल एक तो पतला रहता है, दूसरा पानी की मात्रा उनके शरीर में थोड़ी ज्यादा होती है, जो बहुत ज्यादा इजीली एब्सॉर्ब कर लिया जाता है यहाँ पे। तो रेडिएशन इसी वजह से, जो आप एडल्ट का देख रहे थे वो तो सिर्फ इतना ही इम्पैक्ट हो रहा था, लेकिन जब एक बच्चे का मैंने दिखाया वो ऑलरेडी इतना कवर कर चुका था उसका हिस्सा। तो क्या वो अच्छी चीज है? आप चैट में बताइए, क्या ये खतरनाक चीज नहीं है हम लोगों के लिए? हम लोग बहुत बच्चों को देखते हैं आजकल, मतलब मैंने तो इतने ज्यादा पेरेंट्स को देखा है, पहले मैं भी करती थी ये गलती, लेकिन जब से मैंने देखा ना, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, चलो फोन दे दो। बच्चा क्या कर रहा है, फ्री बैठा हुआ है, जिद करेगा, फोन दे दो। आप फोन दे दे के करेंगे क्या? आप फिर बाद में जो परेशानियां हो रही हैं उस चीज को, जो हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से देखा, इट्स वेरी हैजार्डस। ओके, यस, इट्स वेरी डेंजरस। तो मैं अपने कॉल को थोड़ा आगे लेके जाना चाहूंगी। हाँ, तो जैसे हमने देखा ना कि पीडियाट्रिक्स के बारे में, जैसे कि हमारा सेशन है मेजरली आज पीडियाट्रिक्स बच्चों के हिसाब से, मैंने ये इसको सेशन को ज्यादा अलाइन किया था। तो जो पीडियाट्रिक्स रिपोर्ट है, या जो पीडियाट्रिक्स रिपोर्ट है वो क्या बताती है कि चिल्ड्रंस आर डिसअप्रोप्रिएटली अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट फैक्टर्स। मतलब इतना ज्यादा जो फोन का एक्सपोजर हो रहा है, उनकी पहली चीज तो उनमें अमाउंट ऑफ फ्लूइड ज्यादा होता है, बोन डेंसिटी उनकी कम होती है, तो कि बहुत आसानी से रेडियो फैक्टर्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एक सोचने की चीज है। अब ये रिपोर्ट तो जो आप देख रहे हैं ये तो 2012 की रिपोर्ट मिल पाई थी मुझे, लेकिन आजकल हम यहाँ तो बच्चों की बात की मैंने पीडियाट्रिक्स के लिए, लेकिन दूसरी ही तरफ जहाँ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ईएमएफ के कारण डीएनए डैमेज बहुत हो रहा है। मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ डीएनए मैनेज, क्योंकि मैं इसी एरिया पे काम करती हूँ, मुझे पता है यहाँ पे कि कैसे ये फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है।
एक डिवाइस आपकी कोई अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो लोग उसको एक लिमिटेड रेंज में रखते हैं। लेकिन क्या आपके घर में स्विचेस नहीं है, आपके घर में फोन्स नहीं है, चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, टीवी नहीं है? किचन में जाएंगे तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चिमनीज हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैसेस हो गए हैं, स्टव्स हो गए हैं। यू हैव किचन में ही इतनी चीजें रहती हैं। आपने कभी नोट किया है, किचन में जाती है कोई भी महिला किचन में जाती है तो वो इतना थक के बाहर क्यों आती है किचन में से? काम रहता है वो ठीक है, लेकिन क्यों वो चिड़चिड़ाने लगते हैं? कोई एक रीजन सीखा देखा आपने ये कभी? एक्चुअल में ये सोचने वाली चीज है कि किचन में इंसान चिड़चिड़ा के बाहर क्यों निकलता है। सबसे बड़ा रीजन है उसमें कि काम तो चलो एक जगह है, दूसरा रीजन है आप इतने ज्यादा रेडिएशंस में खड़े रहते हैं वहां पे। दैट्स अ रीजन कि इंसान चिड़चिड़ा होता है, थकान ज्यादा होती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीजें हैं कि इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आता है। लोग बोलते हैं हाँ इन्फ्लेमेटरी डाइट्स वगैरह चल रही हैं, बहुत ट्रेंड है। लेकिन इन्फ्लेमेशन एग्जैक्टली है क्या? दिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ये हम लोगों के लिए, कि इन्फ्लेमेशन किस तरीके से बढ़ता भी है। ब्रेन में सूजन आती है आपको, जितना भी पूरे बॉडी पार्ट्स एक्सपोज होते हैं रेडिएशन के थ्रू। तो जिधर जिधर आप घूमते हैं, आप बोलेंगे चलो मेरे घर में तो इतने इतने गैजेट्स नहीं है, फिर पर क्या आप उन वायरलेस टेक्नोलॉजी को रोक सकते हैं? जो एक जाल मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, क्या आप उसको रोक सकते हैं? घर के आसपास कितने ही टेलीफोन टावर्स लगे हुए हैं, कितने ही जीपीएस सिस्टम्स एक्टिवेटेड है, जितने भी वायरलेस के थ्रू काम करती हैं डिवाइसेस, उनमें से एक रेडिएशन निकलता है। और जब इन सबको क्लब किया जाता है, इट इट कम्स अप टू 130 मेगाहर्ट्ज के अबाव ही चला जाता है। क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक एक एक रेड उसके बाद में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो वहीं पे मैं अब आपको दूसरी चीज बताती हूँ कि इट विल डिसरप्ट द सेल्युलर सिग्नलिंग। सेल्युलर सिग्नलिंग इसमें कुछ और चीज नहीं है, लेकिन जैसे आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे ना ये चीज कि अल्जाइमर्स के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं या फिर डेमनीशिया के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। आज से कुछ 30-40 साल पहले चले जाइए, क्या डेमनीशिया या अल्जाइमर्स इतना ज्यादा कॉमन था? या आज ही कुछ ज्यादा सुनने में आ चुका है ये? पहले इक्के दुक्के लोग होते थे जो बोलते थे भुलक याद नहीं रहता, भूलने लग गए हैं। अब अब मैं देखती हूँ कि हाँ 83-84 इज लाइक अ कंसिडरेबल एज, कि एज हुई है इंसान की 83-84। लेकिन पहले तो 83-84 पे भी नहीं भूलते थे वो लोग। लेकिन आज चलो 83-84 पे आके इंसान बोले ना कि हाँ याद नहीं रहता है, या डेमनीशिया हुआ है मुझे, या दिस पर्सन इज फेसिंग अल्जाइमर्स प्रॉब्लम। वो एक समझने वाली चीज है कि ठीक है चलो इन लोगों को अब हो रहा है। लेकिन क्या 18 साल 20 साल क्या ये एज है भूलने की? सोचने का विषय है ये। दूसरी चीज आ जाती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इससे बहुत ज्यादा बढ़ता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कुछ और चीज नहीं है जो कि आपकी बॉडी में कितना ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने कैंगन वाटर के थ्रू भी देखा है कि किस तरीके से वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। हाँ हमारे साथ में एक बूंद जरूर है कि हाँ हम लोगों को कैंगन वाटर मिला हुआ है। वो क्या करता है? वो जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको रिमूव करता है, रिड्यूस करता है हमारी बॉडी में। लेकिन यहाँ पे जो हम दूसरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है बहुत सी बार। क्योंकि हम बोलते क्या है, हाँ हम लोगों को एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है काम करने के लिए, लेकिन जब हम काम करके आते हैं ज्यादा गैजेट्स के यूज कर लिया, आंखें जलने लगी, सिर दुखता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम होने लगता है। मेरे साथ होता था बहुत सी बार। मैं यहाँ से ट्रेवल करती थी, मैं जनरली अपने साथ थोड़ा पानी लेके जाती हूँ कैंगन वाटर। बट जहां पे भी जाती थी, कैसे कुछ जगहों पे जैसे गई, स्पेशली एक सिटी में मैं जैसे बेलगाम में जाती थी, वहां पे मुझे बहुत परेशानी होती थी। मुझे हेडेक, इतना बुरा हेडेक होता था इन स्पाइट ऑफ ड्रिंकिंग द वाटर। तो वहां पे मुझे ये सोचने में आया ऐसा क्या है यहाँ पे। बाद में ना जब मैंने देखा, एक्चुअली मैं एक फ्लैट में ठहरती थी, वो फ्लैट के पास में ही एक टावर था जहां से सारे सिग्नल्स दिए जाते थे फोन्स को। मतलब एक अजीब सी ही घबराहट होना, सिर दुखना, और वहां से मैं निकल जाऊंगी उस घर से तो आई विल बी ओके। तो ये सोचिए कितना, ये आप लोगों में से बहुत लोगों ने भी इसको फेस किया होगा। सो दिस इज नॉट अलोन मी जो कि इसको मैंने फेस कर रही हूँ। दूसरा हुआ डिक्रीज मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या होता है? आपकी बॉडी में हम बोलते हैं ना नींद नहीं आती, तो मेलेटोनिन एक इस तरीके का हम लोगों का हार्मोन होता है जो कि नींद को इंड्यूस करता है।
आप मानेंगे नहीं, आई वॉज एक्चुअली गोइंग थ्रू विद सप्लीमेंट्स, मैं कुछ सप्लीमेंट्स देख रही थी ऐसे ही। उन सप्लीमेंट्स में मुझे एक दिखा, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन फॉर किड्स। आप विश्वास नहीं करेंगे कि रियली किड्स को मेलेटोनिन का सप्लीमेंट देने की जरूरत आ रही है आपको? ऐसा क्या हुआ है कि बच्चों की ही नींद गायब है? क्यों, रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक तो ब्लू लाइट एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। ब्लू लाइट एक्सपोजर सिर्फ फोन से ही नहीं, टीवी हो गया या फिर कोई भी स्क्रीन यूजेज हुआ। हम बोलते हैं कि 1 आवर स्क्रीन टाइम हम फिक्स करके रखते हैं हमारे बच्चों का। वो तो आपने फिक्स कर दिया, लेकिन क्या बच्चे उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं? उतना ज्यादा उनके लिए सही है कि नहीं है? वो तो डेली यूज कर रहे हैं। इज इट रियली हेल्पफुल फॉर देम? तो ये एक चीज सोचने वाली थी यहाँ पर। आजकल जो हम देखते हैं ना, बच्चों की मेमोरी और थिंकिंग पावर ये भी रिड्यूस होती जा रही है। ये रीजन है, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बच्चे भी नहीं कर पाते, और हम लोगों में भी आजकल हम देख रहे हैं बहुत से लोग इंसोम्निया से ग्रसित हैं। पीपल आर एक्चुअली फेसिंग इंसोम्निया प्रॉब्लम्स। वो एक चीज हो गई। मेमोरी, याददाश्त की जो प्रॉब्लम मैं बात कर रही थी, ये बच्चों तक में हो रहा है आजकल। उनको याद ही नहीं रहता है, उनको कंसंट्रेशन ही नहीं रहता है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना पढ़ाई कर लें। पढ़ाई में जरूर ध्यान आ जाता है कि हाँ चलो ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, लेकिन ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि बच्चे एक जगह पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। कि ऑटिज्म ये एक बीमारी जो और भी दूसरे फैक्टर्स को डिपेंड करती है, लेकिन रेडिएशन भी इसमें एक अपनी भूमिका निभाता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को फोन दे देते हैं आजकल। मतलब मैंने तो बहुत बच्चों को देखा है, छोटे छोटे बच्चों को बोलते थे चलो बात करो, फ्री हो तो आप बात कर लो। हम लोग पहले बच्चों को इवन फोटो भी नहीं खींचते थे बच्चों का, लेकिन अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक्सपोज करते हैं जैसे ही बच्चा होता है उसका एक फोटोशूट होता है। यू आर मेकिंग them एक्सपोज टू हैवी रेडिएशंस। ये सब बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं, वही करते हैं। फोटोशूट हुआ, हम बच्चों की हर चीज को रिकॉर्ड करने चाहते हैं। बच्चा क्या करता है, वो यही देखता है कि ये मेरे पेरेंट्स या मेरे घर में जितने भी लोग हैं बड़े लोग, वो अपने फोन को कंटिन्यूअसली अपने पास रखते हैं, वो देते नहीं है। तो दैट्स अ बिहेवियर। बच्चा अपने उसको लेकर वो भी खींचना शुरू कर देता है, नहीं मुझे चाहिए, जिद करते हैं वो लोग। ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ऑटिज्म, जो कि बच्चों को बाय बर्थ होता है। बाय बर्थ क्यों होता है? जो मैंने आपको डीएनए डैमेज बताया था। प्रेग्नेंट लेडीज क्या करती हैं, कंटिन्यूअस फोन पे रहती हैं। एक केस ऐसा भी आया था जहां पे कि जहां पे कि क्या हुआ था कि उस लेडी को ब्रेन ट्यूमर हुआ। उसकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट करनी पड़ी क्योंकि उसका ब्रेन ट्यूमर पहले क्योर करना जरूरी जरूरी था। कैन यू इमेजिन कितना बुरा बुरा सिनेरियो रहा होगा उन लोगों के लिए? तो ऑटिज्म में जो मैंने एक बात करी, डीएनए डैमेज। अब ये जो डीएनए डैमेज होता है, जरूरी नहीं है हर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो रहा है या हर किसी को कोई और परेशानी हो रही है, नहीं है पॉसिबल। लेकिन कई बार ज्यादा एक्सपोजर ऑफ फोन, फोन लेके बैठे रहने से भी हमारे जो डीएनए होते हैं वो डैमेज कर जाता है। क्योंकि फीटस बहुत छोटा होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत जल्दी। और मानसिक बीमारियों के साथ आजकल बच्चे बहुत ज्यादा आ भी रहे हैं। तो ऑटिज्म जो था, पहले जो हम देखते थे ऑटिज्म 150 बच्चों में से किसी एक को होता था। 2000 ईयर की बात कर रही हूँ। दूसरी रिपोर्ट जो है ये 2023 में निकाली गई थी, जहां पे कि वो रेशो लिटरली शॉकिंग है यहाँ पे। 1:36, यानी कि 36 बच्चों में से एक बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है। क्या यह डरावनी चीज नहीं है? तो इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे, मैं मेरा मकसद सिर्फ डराना नहीं था, आपको एक्चुअली जागरूक करना जरूरी था इस चीज के लिए। तो वहां पे मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। अभी बहुत सारे फैक्टर्स जैसे फर्टिलिटी हो गए, ट्यूमर्स एंड कैंसर्स, ये सब चीजें, परेशानियां इससे बढ़ती हैं। हमने आजकल आज तक जो देखा है कि 3 तरीके के, आज इवन बुक में भी आज तक जो आता है, कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं, बच्चे बोलते हैं 3 तरीके के पोल्यूशन होते हैं, वाटर, एयर एंड नॉइस। लेकिन थर्ड फोर्थ पोल्यूशन के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। एक्चुअली वो इतना छुपा हुआ पोल्यूशन है जो कि हमें हमारी नेकेड आइज से दिखता नहीं है। यानी कि हम उसको देख भी नहीं सकते, हम उसको फील भी नहीं कर सकते। फील जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है।
लेकिन वो स्मेल या हियर नहीं कर सकते हैं हम। तो उसी तरीके से, तो ये जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि जो एक ऐसा जंजाल जो बना हुआ है आजकल, किसके घर में फोन नहीं है, किसके घर में वाईफाई कनेक्शन नहीं है। बहुत रिक्वायर्ड है ये चीजें। तो रात में सोते हैं तो भी आपका वाईफाई ऑन रहता है, क्योंकि सोते सोते भी हमें तो फोन चाहिए देखने के लिए। सो थोड़ा ना सकते हैं बिना फोन के। तो कुछ ऐसा एक जाल हमारे घर में चलता रहता है। और ये जाल हमें दिखता भी नहीं है, जो हमारी पूरी बॉडी को भेदता रहता है बार बार। एक बार नहीं, बार बार भेदता रहता है, क्योंकि बाहर से भी सिग्नल्स आते रहते हैं। दीज आर द थीव्स, जो कि धीरे धीरे करके आपके घर में घुस रहे हैं, विदाउट नॉकिंग योर डोर, विदाउट आस्किंग योर परमिशन। वो आपके घर में घुसते हैं। और आपको इतना परेशानी होती है इन सिग्नल्स की वजह से, जो कि हम लोग आजकल फेस कर रहे हैं। अब फेस क्या कर रहे हैं हम, परेशानियां, आजकल की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। थायराइड हो गया, बहुत सारी बीमारियां हैं। थायराइड तो एक कॉमन सी चीज हो गई है, छोटे छोटे बच्चों को थायराइड होने लगा है। छोटे छोटे लोगों को, मतलब 20-21 साल में मुझे लंग फाइब्रोसिस के केसेस सुनने में आए। चौंकाने वाली चीज है। तो यही है कि हमारे घर में कुछ इस तरीके के उपकरण भी आ चुके हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को यूज करना एक अच्छी चीज है। और मैं नहीं बोलती कि हम नहीं यूज करेंगे तो रह पाएंगे, ऑब्वियसली हम सब आउटडेटेड हो जाएंगे अगर नहीं यूज करेंगे तो। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके लिए ही हमें, हमारी सेफ्टी के लिए भी कुछ चीजें एटलीस्ट अब आ गई हैं। तो वो भी हमें देखना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए विद द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी अपने आप को सेव कैसे करें। तो जो मैं रेडिएशन एक्सपोजर के बारे में बात कर रही थी, हमारा जो मैंने आपको एक जाल दिखाया था पूरा, वो पूरा जाल कैसा है, चलता रहता है। और उसी की वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स के एक एक हिस्से को वो अफेक्ट करता है। और जो एक एक हिस्सा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनमें कहीं पे भी एक, हर एक का एक अलग अलग लेवल होता है कि कितने लेवल पर ये जाके एब्जॉर्ब करेगा। तो बहुत सारे लोग आजकल, हम नहीं सुन रहे, कैंसर तो इतने वैरायटी ऑफ कैंसर्स आ रहे हैं। खान पान अपनी जगह पे है, लेकिन वैरायटी बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, बट देर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स विच आर कमिंग। तो वो ये तो एक, आपने हाँ, ये तो इट्स आपने एक्चुअली, इट्स वो सोचने वाली चीज थी। मतलब मैं भी जब पहले इसके बारे में पढ़ती थी ना, आई यूज टू थिंक, अरे ये कैंसर कैसे हो गया। पीपल आर कमिंग विद लंग कैंसर। लंग कैंसर किसको हो रहा है, ना तो पर्सन स्मोक कर रहा है, ना ही इज हैविंग एनी काइंड ऑफ ईटिंग हैबिट्स ऑफ टोबैको और एनीथिंग, पर फिर भी उसको लंग कैंसर। लंग कैंसर क्यों हो रहा है, अभी पोल्यूशन बाहर इतना हो चुका है। दूसरा फैक्टर हो चुका है कि स्मोक नहीं, स्मोक कर रहा है फिर भी उसको हो रहा है। क्यों? ऐसे कई दो केसेस देखे, स्मोक करते हुए कई साल हो गए लेकिन उसको लंग्स बिल्कुल बढ़िया है। दूसरा एक फैक्टर ऐसा है, जिसने कभी भी लंग, मतलब स्मोक भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, नो बैड हैबिट्स, स्टिल उस पर्सन को लंग फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम आया। क्यों? पैसिव, प्लस उस बॉडी, उसकी जो बॉडी थी वो कितना एब्जॉर्ब कर सकती थी। एक जीन्स होता है कि कितना आपका जेनेटोलॉजिकली आप उस चीज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हर एक इंसान का अलग अलग सहन शक्ति होती है, जो हम बात करते हैं ना। तो एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स विच दे कम, तो वो उसको जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी जो हम बोलते हैं वो है। ओके। और यहाँ पे जैसे मैं बात कर रही थी आपसे कि जैसे रेडिएशन एंड फीमेल हेल्थ, अभी रेडिएशन की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स, आजकल आईवीएफ सेंटर्स में जा रहे हैं लोग, इतनी लाइन लगी पड़ी है वहां पे। रीजन क्या होता है, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर ये चीज इम्पैक्ट कर रही है। जो, क्योंकि आप आजकल देखेंगे बहुत छोटी छोटी एज की लड़कियों को भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो रही हैं। रीजन यही है कि हम, भले ही अगर वर्किंग है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय एन नंबर ऑफ गैजेट्स इन दी ऑफिस। वहां पे बड़े बड़े सर्वर्स लगे रहते हैं, उनका मोबाइल लैपटॉप, वो खुद एक मोबाइल के बीच में नहीं बैठती हैं। थाउजेंड्स ऑफ लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स आर देयर। 8-8 9 9 हजार के लोग, पॉपुलेशन में लोग वहां पे एक बिल्डिंग में रहते हैं। तो कैन यू इमेजिन कितने ज्यादा वहां पे स्ट्रॉन्ग टावर्स या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी रहती होंगी। तो ये तो चलो वर्किंग लोगों के लिए हो गया। जो नॉन वर्किंग लोग होते हैं, उनको भी हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, इनको तो नहीं होगा। घर में ही इतनी चीजें हैं। कुछ नाम गिना दूं, आपके घर के आसपास में ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे ही लगे रहते हैं। वाईफाई हो गया, फोन्स, मोबाइल फोन्स, घर में अगर 4 जने भी होंगे, एक जने के पास में 2 फोन्स तो जरूर मिलते ही मिलते हैं। तो फोन्स हो गए आपके पास में, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, यू हैव घर के जो प्लग्स हो गए आपके,
टेलीविजन है, देन फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली चलता है आजकल। तो लोगों को ओटीजी एंड माइक्रोवेव, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड ना। ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा, जिनके पास नहीं भी है ये चीजें, बट इसमें से आप 50% भी काट देंगे तो भी आप ऑलरेडी उस रेडिएशन को डेली रूबरू करते हैं। फीमेल फैक्टर मैंने आपको बताया, सिमिलर वे रेडिएशन किस तरीके से मेल्स को भी अफेक्ट करता है वो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। दैट इज लाइक कि वहां पे भी उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे ये अफेक्ट करता है, फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। और इतना ज्यादा, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं ना, लैपटॉप लिया, ले दे विल सिट विद द लैपटॉप ऑन देयर लैप्स ओनली, रेडिएशन इट्स डायरेक्टली अफेक्टिंग योर बॉडी डायरेक्टली। तो ये सब चीजें कैसी होती हैं, ये बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं। दूसरा हो गया फोन। फोन को क्या करते हैं हम लोग, लेते हैं हमारी जेब में रख लेते हैं, वी विल बी रोमिंग अराउंड विद दैट फोन डायरेक्टली हमारी बॉडी के पास में रख के, दैट टू हार्ट के पास में रख के। कभी कभी ऐसा नोट किया है आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि फोन को अपनी जेब में रखते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? आपने कभी पाल्पिटेशन महसूस किया है आपके हार्ट में? एकदम से हार्ट बीट बहुत जोर से सुनाई देने लगती है। ये बहुत गलत यूजेज है एक्चुअली। फोन को बिल्कुल भी अपने हार्ट के पास मत रखिए। जब तक एमगार्ड नहीं है तब तक तो, और इवन एमगार्ड होने के बाद भी मत रखिए, क्योंकि वो बहुत दिक्कत करता है, हार्ट के पाल्पिटेशंस को बढ़ाता है। जैसे मैं आपको फोन, चलते हुए फोन की बात कर रही हूँ, आपका फोन जब इवन कॉल पे भी नहीं है, फोन में हमारे ब्लूटूथ भी ऑन रहता है, हमारा जीपीएस सिस्टम भी ऑन रहता है। तो ये सारी तकलीफें होती हैं इससे। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि ये सिग्नल्स कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। सेम स्टैंड्स फॉर लेडीज ऑल्सो। बहुत सारी लेडीज को आदत होती है कि अपने पर्स में नहीं रख के वो डायरेक्टली फोन या तो पकड़े रहेंगे, यूं करके बात करते रहेंगे, या फिर अपने किसी बॉडी ऑर्गन के पास में रख के चलेंगे उस फोन को, जो कि सबसे ज्यादा घातक होता है। कभी भी अपने फोन को डायरेक्ट स्किन एक्सपोजर से कभी भी मत रखिए आप लोग। एक यहाँ पे आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी। तो अभी उस पॉइंट पे मैं आती हूँ, उससे पहले मैं आपको जस्ट एक लिस्ट डाउन करा देती हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं भी बहुत सारे क्लाइंट्स जैसे देखती हूँ मुझे, आप मानेंगे नहीं, 100 में से 50 लोग ऐसे बोलते हैं हमें नींद नहीं आती है रात में। फटीग, रात भर में, मतलब रात को अच्छे से सो भी लेंगे लेकिन सुबह उठते हैं तो एकदम थकान रहती है। नींद होने के बाद भी उनको सिर भारी रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी, बॉडी पेन्स। क्या किया रात में ऐसा जो इट्स लाइक आप लोग भले ही इवन काम करके आ रहे हैं, बराबर वो लोग बोलेंगे हम खड़े होते हैं जैसे ही हमारे पैरों में दर्द होता है। विटामिन एंड मिनरल्स ऑब्वियसली ये अपनी जगह पे काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सब जो रेडिएशंस होते हैं, इन सारी चीजों को अफेक्ट करता है। स्किन रैशेस, आजकल जो इम्यूनिटी कम होती चली जा रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ रेडिएशन ही इसका फैक्टर है, बट रेडिएशन भी इसमें बहुत अच्छे से अपना, बहुत अच्छे से अपना मतलब कंप्लीट, क्या बोल सकते हैं, मिला जुला इफेक्ट दे रहा है यहाँ पे। तो जो आजकल ये सारी परेशानियां हैं, मैंने यहाँ पे जो लिस्ट डाउन किया है, ये मैक्सिमम लोगों में परेशानियां हम देख सकते हैं। ठीक है। अब हाँ, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हमने देखा था कि ज्यादा यूजेज या फिर ज्यादा एक्सपोजर में रहते हैं जब हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के एरिया में, उससे ग्लू ग्लियोमा है नाम का एक ब्रेन कैंसर है, दिस इज वन काइंड ऑफ ब्रेन कैंसर जो कि वायरलेस फोन के यूजेजेस से बढ़ रहा है। ये आई थी रिपोर्ट 2011 में। इट इज टू 2025 नाउ। सो इट्स वे वे बिफोर जब आया था ये। और अब आप जो देख रहे हैं आजकल ब्रेन कैंसर के जो केसेस हैं, ट्यूमर के केसेस हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज है। हाँ, हुआ है। कभी आप मानेंगे नहीं, जिन जिन लोगों को ऐसे केसेस हुए हैं ना, उनसे पूछा गया कि अच्छा आपको, जैसे इफ यू आर अ राइट हैंडेड पर्सन और अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन, उनसे पूछा जाता था अच्छा आप राइट हैंडेड हैं तो आपको राइट साइड में जहाँ पे फोन रख के आप बात करते हैं ना, उसी जगह पे जहाँ फोन टच रहता था, उस जगह पे ट्यूमर डेवलप हुए हैं। एक का नहीं, बहुत रिपोर्ट्स देखी हैं ऐसी। तो दिस इज समथिंग जो कि सोचने वाली चीज है कि हम कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं, मिसयूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो दीदी। उस चीज को हम कैसे, हम अपने आप को सेव करके चलें,
तो वहां पे हम अपने आप को जितना रेडिएशन से रोक सकते हैं। नाउ आपको एक और एक जो शी इज अ डॉक्टर, डॉक्टर मैग्दा हैवस। इन्होंने एक्चुअली रिसर्च की थी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन के ऊपर, जो फोर्थ पोल्यूशन की जिसके बारे में मैं बात कर रही थी आपसे। उन्होंने पूरा फोकस किया था कि किस तरीके से हमारे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, मतलब बायोलॉजिकल जो होता है वे, उस पे किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अफेक्ट करता है। तो दीदी उसमें वहां आपकी, पे दीदी आवाज आ रही है? दीदी आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है क्या? हाँ, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है। हाँ दीदी, काफी समय से स्क्रीन नहीं आ रही, आप स्क्रीन शेयर कीजिए ना। ओ, ओके। इज इट विजिबल? अभी दिख रहा है? हाँ दीदी अब दिख रही हैं। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। या दीदी कंटिन्यू कीजिएगा। ओके। हाँ, तो ये जो है डॉक्टर मैग्दा हवर्स जो है, इन्होंने पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पोल्यूशन के ऊपर पूरा चेक वर्क किया था। तो शी इज अ पीएचडी होल्डर एक्चुअली। इन्होंने देखा था कि उस रिपोर्ट में उन्होंने देखा कि क्या क्या सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं, जैसे कि लोगों को हांफना बहुत आता है, चलते हैं तो बहुत हांफते हैं, नॉर्मल चलने में भी हांफते हैं। कॉन्स्टिपेशन जिससे बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हेडेक हुआ, थकान लगना, डिफिकल्टी कंज्यूमिंग, मतलब जैसे आप कहीं पे भी कुछ कंसंट्रेट कर रहे हैं, कुछ फोकस करके काम करना है, वो नहीं हो पाता है, हाथ पैरों में ना ऐसे झंझनी आना, ये सब जो प्रॉब्लम है ना। क्योंकि होता क्या है, कहीं आपको ये थोड़ा ना बोलेगा बॉडी की, अरे आपके बॉडी में सेल ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वो तो सिम्टम शो करके देगा ना आपको कि सर्कुलेशन बराबर नहीं हो रहा है, हाफना हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, फटीग हो रहा है, थकान लग रही है। लेकिन एक्चुअल में रीजन क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन जो हो रहा है वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है सेल्स में। तो हमने ये इवन कैंगन वाटर के इसमें भी देखा था कि किस तरीके से जो पानी हम पीते हैं वो कितना हमारे शरीर में कितना अच्छे से अफेक्ट करता है, पानी अंदर जाके कैसे सेल्स की विस्कोसिटी बढ़ाता है, यानी कि सेल्स अच्छे से तैरते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। सिमिलर वे जब हम हमारी बॉडी में पानी दे रहे हैं, एटलीस्ट हमें, हम तो कुछ लोग हैं जो, हम लोगों के लिए तो ये वरदान है कि कैंगन वाटर हमारे पास है, लेकिन सिर्फ कैंगन वाटर या खान पान उस चीज को नहीं कर पा रहा है अभी पूरी तरीके से। कई लोगों को तो, मतलब मैं तो खुद यूजर हूँ कैंगन वाटर के 3 साल से, बहुत सारे बेनिफिट्स अपने ऊपर देख लिए। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को इससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी आए हैं। लेकिन जो हेडेक होता है, जो थकान हो रही है, अभी उसका मैं क्या करूं? काम करती हूँ, काम तो मुझे करना ही है, मेरी आंखें जलती हैं बहुत सी बार जब मैं लैपटॉप को ज्यादा देखती हूँ। तो मुझे जब पता पड़ा था कि हाँ देयर इज सम टेक्नोलॉजी विच इट केम, मैं तब से मतलब थी कि ये जरूरी चाहिए मुझे। तो ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में हम, आप सभी जानते हैं, एमगार्ड के बारे में हम आगे देखेंगे, वो किस तरीके से हमें सपोर्ट करता है। एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप प्ले करूंगी आपके सामने अभी, उसको देखिए कि किस तरीके से हमारे शरीर पे जो रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं ये किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। जस्ट, अच्छा, मैंने आपको जो वो वीडियो दिखाया था, ये कितना जो स्काल्प पे जो है, वो मात्र 6 मिनट का था। सिर्फ 6 मिनट के एक्सपोजर में इतनी परेशानियां हुई थी। अभी ये तो चलो हम 10 मिनट से लेकर 15-20 मिनट तक का देखते हैं, आधा घंटे का देख रहे हैं। सो What we can do is you get on your phone for maybe close to about half an hour, holding it, and then we'll check again and see how does the capillary blood look like. It looked like my first blood test result was clean, with no signs of blood clotting or blood clumps. But would just 30 minutes of cell phone usage really do any harm at all to my body? I hope not. Let's find out. Let's have a look. So you can see all the cells now being stacked. See all of them. You cannot see those loose cells. You can see most of the cells now all stacked. Clumped up together, right? Exactly, exactly. Just look at that. The big message is always to try to reduce our exposure. It's almost impossible not to use, but try to be a bit more cautious in the usage. The thing is, I know you say it's better to reduce. It's impossible for somebody like me, and I'm sure there's lots of people out there that also need to be holding their phones. So, is there anything I can do? This is the device that can actually help harmonize your electromagnetic frequency wave. And you want to see how it works? Sure. Come.
With the environment's harmonizer turned on beside me, Dr. Roland and I proceeded to do a third blood test to see just how well this technology supposedly suppresses EMR. Okay, so this looks completely different to the last test, doesn't it? Yep. Clearly looks different, lesser rule of formation. ओके, तो हमने जो ये यहाँ पे वीडियो देखा अभी कि किस तरीके से हमारे सेल्स जो हैं ये क्लटर्ड हो जाते हैं जस्ट हाफ एन आवर यूजेज के, फोन को आधा घंटा यूज किया उतने में ही। अभी कुछ सालों पहले हम लोगों ने 2023 में एप्पल ने एक्चुअली ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल था आईफोन 12 वो रिलीज किया था, लेकिन उस टाइम पे इसमें इतने ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थे जिसकी वजह से इस वाले पर्टिकुलर मॉडल को उन्हें रोकना पड़ गया था। एंड आप मानेंगे नहीं कि इतना ज्यादा आरएफ फैक्टर जो होता है ये एक्चुअली ये अच्छा नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए, और बहुत ज्यादा एक्सपोजर से तकलीफें हो रही हैं। अब आजकल जैसे हम लोग जब तक हमारे पास नहीं है कुछ चीज, हम कब तक स्पीकर फोन पे बात करेंगे, हेडफोन्स पे बात कीजिए, या फिर सिमिलर एक्सेसरीज, या फिर अभी हम लोग आजकल क्या करने लगे हैं, आजकल ब्लूटूथ की बहुत ज्यादा यूजेज हो गया है, हैंड्स फ्री जाते हैं हम लोग बहुत ज्यादा। तो वो हैंड्स फ्री तो हम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो होती है, माइक्रोवेव रेडिएशन होता है एक, तो ये एक तरीके का रेडिएशन होता है। अभी माइक्रोवेव रेडिएशन में क्या होता है, जनरली जितने भी माइक्रोवेव्स होते हैं उसमें ये पर्टिकुलर रेडिएशन यूज होता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एक छोटा माइक्रोवेव होता है ना, वो हम लोग डायरेक्टली हमारे ईयर्स में लगाते हैं कि यू आर डायरेक्टली गेटिंग इम्पैक्टेड। अब यू आर, जब हम लोग इसको ईयर्स में डाल रहे हैं किसी ब्लूटूथ डिवाइस को, तो जैसे आपका आईफोन एयरपॉड्स हो गए, या फिर आपने जैसे ये लगा लिया, ब्लूटूथ लगा लिया, तो क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्टली ब्रेन के एक्सपोजर में बहुत क्लियर, बहुत पास दे रहे हैं, क्योंकि वो अंदर जाके बैठ रहा है सीधे। वो हीटिंग भी क्रिएट करेगा। बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, गाड़ी चलाते चलाते ब्लूटूथ लगा के या फिर ये जो एयरपॉड्स हैं ये लगा के चलते हैं। बहुत केसेस सुनने में आए हैं कि दे हैव लॉस्ट देयर हियरिंग पावर, उन लोगों को सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? आवाज तो अपनी जगह है, लेकिन दूसरी चीज है जो हीट क्रिएट हो रही है अंदर। आप सोच लीजिए, एक छोटा सा माइक्रोफोन अंदर बैठा, माइक्रोफोन आई एम सेइंग, एक छोटा सा माइक्रोवेव आपने अंदर बैठा दिया है, वो क्या काम कर रहा है, वो पका रहा है जल्दी जल्दी। अब पकाने का काम, माइक्रोवेव का काम क्या होता है, टू कुक। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डायरेक्टली कुकिंग योर ब्रेन। पानी सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन में होता है, जो शरीर का हिस्सा है उसमें ब्रेन में बहुत पानी होता है। आप उसी को सुखा रहे हैं वहां पे। आप सुखाएंगे तो क्या होगा, हमने जो कुछ दो वीडियोस देखे थे, सिमिलर इफेक्ट दिखेगा, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम व्हाट वी आर फेसिंग। हमने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल लिया था, सब्जियों का जो एग्जांपल था, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं या फिर जो पानी वाली सब्जियां होती हैं, उसको हम कुक करते हैं तो वो बहुत जल्दी कुक होके सिकुड़ जाती हैं। कभी आपने देखा होगा, बहुत सी बार बहुत जल्दी सिकुड़ जाती हैं। लेकिन जो पानी वाली सब्जी नहीं होती, वो कैसा होता है, उसको कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, करेक्ट, और वो उतना जल्दी काम भी नहीं करता। अभी ये मैं जो आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ ताकि ये आपको बहुत इजीली समझ में आए कि किस तरीके से वो माइक्रोवेव जो फ्रीक्वेंसी आती है इस हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स में, वो इस तरीके से हमारे ऊपर अफेक्ट करती है। एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्ले करूंगी। दिस इज अगेन अ डॉक्टर, व्हाट ही इज टॉकिंग। अभी यहाँ पे वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज के बारे में ही बात करेंगे, या फिर रेडिएशन से रिलेटेड जो बातें हैं, ही विल जस्ट टॉक ऑन दिस। तो हम उसके बारे में फिर बाद में आगे बात करते हैं। बच्चों का मस्तिष्क, जैसे कि हाइपोथैलेमस, वयस्कों की तुलना में 1.5 से 2 गुना अधिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को अवशोषित करता है। लेकिन अगर आप बच्चे के बोन मैरो को देखें, तो वह वयस्क की तुलना में 10 गुना अधिक विद्युत चुंबकीय विकिरण अवशोषित करता है, जो हैरान करने वाला है। मस्तिष्क बहुत अधिक अवशोषक होता है, खोपड़ी पतली होती है, और क्योंकि आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, अगर मैं आपको वही मात्रा दूं, तो आपके छोटे ऊतक बड़े ऊतक की तुलना में अधिक अवशोषित करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह यह है कि जो उपकरण विकिरण उत्सर्जित कर रहा है, जैसे कि हैंडफोन, उसे खुद से दूर रखें। सभी पावर पॉइंट्स को तब बंद कर दें जब वे उपयोग में न हो। तीसरा, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हार्मोनाइजर का उपयोग कर सकते हैं,
जो उपकरण से निकलने वाले विकिरण के दुष्प्रभावों को संतुलित कर देगा। ये तो जो इन्होंने बताया, सेम चीजें हमने अभी इतने समय में देखते आए हैं, बट ही इज अ डॉक्टर, ही हैव ऑलरेडी बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर में वर्क किया है। तो वहां पे जब मैं आपसे पहले भी बोली थी कि हमारी बॉडी जो होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी को एक लेवल पे आके एब्जॉर्ब करने लगती है, तो जैसे ही 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक आता है, हमारी बॉडी उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। और सिर्फ बॉडी की जब मैं बात कर रही हूँ, आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन इम्पैक्ट होता है। तो लोगों को जरूरी नहीं है किसी एक को एक ही बीमारी आएगी, दूसरे को भी सेम बीमारी आएगी, नहीं। हर एक को अलग अलग सिम्टम्स शो करेगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई लोग बोलेंगे अरे हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हम तो अच्छे खासे चल रहे हैं, लेकिन हाँ, कब तक? ऐसा नहीं है कि वो चीज आपको अफेक्ट नहीं कर रही है, अफेक्ट तो कर रही है। लेकिन जैसे मैंने जेनेटिक्स के बारे में बात की थी कि जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो हर एक इंसान की, हर एक इंडिविजुअल इंसान अलग अलग रेंज पे सेंसिटिव रहता है। तो सबकी एक सहन शक्ति होती है, वो अंदर कितनी ही बार वो चीज उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी होगी, लेकिन बॉडी उससे लड़ रही है। अब पहले तो इतने कैंसर के पेशेंट्स नहीं आते थे, पहले तो इतने ट्यूमर वाले पेशेंट्स नहीं आते थे, पहले हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतनी नहीं आती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, एकदम से एक जो बोलते हैं ना फ्लड आना। जब देखो पेपर में इट वुड बी हार्ट अटैक, इट्स अ कैंसर, इतने लोगों को ये हो गया है, अरे ऐसा क्या हो गया? रीजन यही है कि हम इतने समय से उस रेडिएशन में घूम रहे हैं, वो रेडिएशन धीरे धीरे करके अब अफेक्ट कर रहा है लोगों को। तो दिस इज वन फैक्टर। ये भी एक एडेड फैक्टर है हमारे साथ में कि बीमारियां बढ़ रही हैं। अब ये जो मैं आपको ऑर्गन्स का मैंने एक चार्ट पहले भी दिखाया था, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं जहाँ पे कि हर एक बॉडी ऑर्गन उसको एब्जॉर्ब करता है। लेकिन मेजर जो मैं आपका यहाँ पे ध्यान खींचना चाहूंगी, कोई सी भी बीमारी आपके शरीर में स्टार्ट करेगी 58 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। जैसे ही वो 58 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हिट करा, आपके शरीर में कोई ना कोई परेशानियां स्टार्ट हो जाएंगी। ओके। आ, ये वीडियो मैं स्किप करना चाहूंगी, या फिर दिखाऊं यहाँ पे, क्योंकि अभी हाड़ा सर के वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। आ, मैं शो करूं या ऑलरेडी ये रिपीट हो जाएगा? स्किप कर ठीक है, सकते हैं। स्किप कर सकते हैं ना? ओके। तो हम लोगों ने अभी ऑलरेडी देखा था कि किस तरीके से मनीष जी और हाड़ा सर इन लोगों ने अभी एक रूम में कैसे फ्रीक्वेंसीज को ये किया था कि कितना ज्यादा कितने एरिया तक वो फ्रीक्वेंसी उसको कवर कर रही है, कितना रेडिएशंस को हार्मोनाइज कर रही है। अभी जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, दैट इज एमगार्ड, जिस जो कि क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस रेडिएशन जो होता है, ये उसको रोकता है। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि जो रेडिएशन आ रहा है ये उसको कट डाउन करेगा, नहीं। कोई भी बॉडी, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या कोई भी इस चीज को अलाउ नहीं करेगी कि आप उनके वहां पे जाके जैमर्स लगा दें। जैमर्स लगाएंगे तो तकलीफ हमको भी होगी, हर किसी को होगी, क्योंकि आपको सिग्नल ही नहीं मिलेगा। आजकल की लाइफ तो ऐसी हो गई है कि बिना फोन के, बिना इंटरनेट के काम ही नहीं चलता है। लेकिन हाँ, अब जो रेडिएशन है उसके साथ में हम अपने आप को कैसे सेव करके चलें, तो दिस इज अ टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, जहां पे इन्होंने बहुत ब्रेनी वे से इस टेक्नोलॉजी को सामने किया है, ताकि जितनी भी परेशानियां जो रेडिएशन है वो उसको जैम नहीं कर रहा है, उसको हार्मोनाइज कर देता है। जो नॉइस हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है फॉर अ ह्यूमन बॉडी, तो कम से कम वो सप्रेशन हो जाता है वहां पे उस नॉइस का, और हम लोगों के पास का जो एनवायरनमेंट होता है वो कवर्ड अप हो जाता है, एंड वी आर इन अ काइंड ऑफ बबल। जैसे यहाँ पे 8 मीटर्स यानी कि 26 फीट तक का आप कवरेज ले लेते हैं इसके अंदर, तो इस बबल में आप अपनी फैमिली के साथ में यहाँ सेव्ड हैं। So this is how beautifully this Vanguard actually works. तो हाँ, अभी मैं आपको, जैसे ये तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था कि किस तरीके से सेल हमारे क्लटर्ड अप होते हैं। एमगार्ड को नहीं यूज करने पर किस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है और ये सेल्स ऐसे चिपक से जाते हैं। और वहीं जब हम 20 मिनट के बाद में, मतलब एमगार्ड को टर्न ऑन कर दिया, सेम वे आप जब टर्न ऑन करते हैं तो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई जो मिलना चाहिए था हमारे सेल्स को, वो मिलने लगता है और वो खुल के तैरते हैं। तो इस तरीके से माहौल बन जाता है और विस्कोसिटी बराबर रहती है। कोलेस्ट्रॉल
का जो इशू आ रहा है, हार्ट अटैक के जो इश्यूज आ रहे हैं, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ओके। एमगार्ड के की फीचर्स यही हैं, दिस इज वेरी इजी टू मेंटेन, लो रनिंग कॉस्ट रहता है इसका, आप कहीं पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि वर्सेटाइल रहता है, 8 मीटर्स तक रेडियस इसका रहता है, यू कैन टेक इट एनीवेयर, मतलब इतना अच्छी हैंडी डिवाइस है, क्योंकि इतनी सी डिवाइस है, यू कैन टेक इट एनीवेयर। आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें यूज कर लीजिए, बेडरूम्स में यूज कीजिए, वर्क रूम में यूज कीजिए, अपने लिविंग रूम, ऑफिस में जहाँ पे बहुत रिक्वायर्ड है हम लोगों को, किड्स रूम जो होते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे भी आप रिक्रिएट कर रहे हैं उस एरिया में रख लीजिए। सो दिस इज समथिंग विच इज लाइक अ बून हम लोगों के लिए, एटलीस्ट ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हम जानते थे कि ये सब परेशानियां हैं, बट फिर भी हम उसका कुछ कर नहीं पा रहे थे, अभी हमारे पास जो है ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, जिसको हम यूटिलाइज करके बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो दैट्स व्हाट इज देयर फॉर टुडे। इतना ही था मेरे पास आज। थैंक यू सो मच दीदी। काफी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आज आपने शेयर करी, और आज आई ओपन करी कि किस तरह से रेडिएशन हमें नुकसान पहुंचा रहा है और एम गार्ड हमें किस तरह से बचा सकता है। ये बात अलग है कि अब इंडिया में हमारे पास एम गार्ड नहीं है, लेकिन हम प्रिपेयर हैं उसके लिए भी। जी। और चूंकि इंडिया में नहीं होने के बाद भी आज भारत से कई सारे लीडर्स हैं मलेशिया जा जा करके लेके आ रहे हैं, और उसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हम लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, हमें इसके बारे में जानकारी जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। अगर इस तरह से हम लोग इस प्रोडक्ट का समझेंगे तो आने वाले समय में रेडिएशन से होने वाले दुष्प्रभाव से अपने परिवार और अपने अपने नियर एंड डियर्स को हम लोग सेव कर सकते हैं, जिस तरह से हम कैंगन वाटर से कई लोगों की मदद कर रहे हैं। एक और प्रोडक्ट हमारे बीच में है जिसको लेके हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, आज हमारी पूरी टीम एक्साइटेड है। और आज के स्पेशल जूम मीटिंग में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी अगर समय आप दें तो मैं 10 मिनट या 5 मिनट के लिए कुछ लोगों को हैंड रेस करें जिनका